हेलो एवरीवन। मैं राकेश मंडल, आपके एडुकेटर। अब सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पाठशाला द न्यू एरा प्लानिंग पे स्वागत करते हैं। आज का ये जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स है। बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोडक्शन क्लास है और राइज एंड रोर इन रीजनिंग के फर्स्ट क्लास है ये। तो फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास ही रखें, क्योंकि इस क्लास में मुझे 4 इंपॉर्टेंट एस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करनी है। ये 4 इंपॉर्टेंट एस बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एस क्या हैं वो आपको इस पीपीटी में दिखाई दे रहा होगा। सिलेबस, सोर्स, स्ट्रेटेजी एंड सेल्फ। पूरे एग्जाम्स में रीजनिंग का क्या सिलेबस रहता है, रीजनिंग सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आपका सोर्स क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए और आपको खुद को समझना है। तो ये 4 एस के बारे में डिस्कशंस होगी पूरे सेशन में। तो चलिए सेशंस को एंड तक देखो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। तो चलिए सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले पूरे सिलेबस को एक बार जान लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बार बार आपको क्लास के बीच बीच में ये डिस्कशन तो नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहला क्लास में ये डिस्कशंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको एक्चुअल में क्या क्या टॉपिक यहाँ पे रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए कवर करनी है। ठीक, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि टोटल 15 चैप्टर है, 15। ये 15 चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो रीजनिंग टोटली कवर हो जाएगा फॉर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। अब देखिए, बैंकिंग एग्जाम्स का मतलब जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, है कि नहीं। आईबीपीएस भी 4 एग्जाम्स लेते हैं, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क। एसबीआई का भी 2 एग्जाम्स होता है, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। और बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़कर भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बैंकिंग के जैसा ही एग्जाम्स लेते हैं, मतलब उसका सिलेबस भी सेम ही होता है। जैसे आप एलआईसी का एग्जाम देने के लिए जाओगे, आरबीआई के एग्जाम देने के लिए जाओगे, तो उसका भी रीजनिंग का जो सिलेबस होता है वो यही है। ठीक, तो सिर्फ बैंकिंग का ही नहीं है, बैंकिंग से रिलेटेड मतलब बैंकिंग के जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसका सिलेबस भी सेम होता है। तो आपको टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर सारे चैप्टर को पढ़ना है। तो पहले ही बता दें कि प्री और मेंस एग्जाम्स के लिए कुछ चैप्टर हम लोग अभी एलिमिनेट करके रख सकते हैं, मतलब ओमिट करके रख सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो आपको हर एक चैप्टर को होगा। इनफैक्ट जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ाई करते, मेरा सजेशन यही रहता है कि जब आप स्टार्टिंग में पढ़ाई करो तो आप सारे चैप्टर को एक बार पढ़ाई कर लो, अपना बेस पहले क्लियर कर लो, एक प्लेटफॉर्म तैयार करो इस सब्जेक्ट में। इसलिए सारे चैप्टर को आपको समझना है और इनफैक्ट बहुत अच्छे से समझना है। पहले बेस क्लियर कर लो, उसके बाद जो होता है ना कि एलिमिनेट करना, क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, कब किसको पढ़ना है, वो बात की बात है। पहले आपको 15 चैप्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब बात आती है कि प्री एग्जाम्स की और मेंस एग्जाम्स की। तो यहाँ पर 15 चैप्टर में से स्टार्टिंग के जो 9 चैप्टर हैं पजल तक, ये 9 चैप्टर, ये 9 चैप्टर बेसिकली प्री एग्जाम्स के लिए होते हैं। ये पहले का जो 9 चैप्टर है यहाँ पर, ये 9 चैप्टर पजल तक, यहाँ तक, ये एक्चुअली सारे चैप्टर जो हैं, सारे टॉपिक जो है वो प्री एग्जाम्स में पूछते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेंस में नहीं पूछते हैं, मेंस में भी पूछते हैं। सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पर ऐसे आप नहीं कह सकते कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे आप नहीं कह सकते। बट हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि ये जो बाकी जो चैप्टर है, मतलब 10 से जो चैप्टर है, जैसे कि मैसेज इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, और उसके बाद लॉजिकल सेक्शन का जो 4 चैप्टर है, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन एंड कॉज एंड इफेक्ट, ये जो 6 टॉपिक है ये बेसिकली प्री एग्जाम्स में नहीं पूछेगा। लॉजिकल सेक्शन तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। मैसेज इनपुट आउटपुट हो सकता है कि 1-2 एग्जाम्स में, वो भी पीओ लेवल के एग्जाम्स में, प्री एग्जाम्स में वो दे दे, बट चांसेस बहुत कम रहता है। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी का भी चांसेस बहुत कम है, नहीं देता है जनरली, मेंस एग्जाम्स में ही पूछते हैं। बट हाँ, लॉजिकल सेक्शंस का जो पार्ट है, जैसे असम्पशंस, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन एंड कॉज एंड इफेक्ट, ये 4 टॉपिक से क्वेश्चंस आपको मेंस एग्जाम्स में ही मिलेगा। ठीक है, बट अभी प्री एग्जाम्स के लिए तो कैसे कवर अप करना, आप मेंस एग्जाम्स में भी ये सारे चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सेटिंग अरेंजमेंट पजल्स, प्री में भी क्वेश्चंस पूछते हैं, मेंस में भी पूछते हैं।
पूछेगा। ये 2 चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 चैप्टर एकदम फिक्स्ड है। बट बाकी जो चैप्टर है, बाकी चैप्टर में से आप ऐसे नहीं कह सकते कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आएगा। देखो क्या होता है ना कि बैंकिंग एग्जाम स्लॉट वाइज होता है। जैसे मान लो अल्फाबेटिकल सीरीज में मान लो फर्स्ट स्लॉट में 2 क्वेश्चन दिए या 3 क्वेश्चन दिए, हो सकता है कि सेकंड स्लॉट में 1 क्वेश्चन आए, हो सकता है कि ना आए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम यहां पर इस तरीके से तो नहीं कर सकते। जैसे कि लॉजिकल सेक्शंस की अगर बात करें तो मेंस एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चंस लॉजिकल सेक्शन में ये मेंस एग्जाम से में पूछते, ये वाला पार्ट जो है 5 से 7 क्वेश्चन, 5 to 7 मार्क्स, 5 से 7 क्वेश्चंस आपको मेंस एग्जाम्स में पूछेंगे। बट ऊपर भी बाकी जो चैप्टर है इसमें से सेटिंग अरेंजमेंट पल्सेस में फिर भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर कर सकते 15 to 20 मार्क्स, 15 to 20 क्वेश्चन। इनफैक्ट प्री में, मेंस में तो और ज़्यादा, प्री में 35 मार्क्स का जो एग्ज़ाम्स होता है, प्री एग्ज़ाम्स जो 35 मार्क्स का होता है, तो प्री एग्ज़ाम्स में 35 मार्क्स में से 15 से 20 मार्क्स सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से आएगा। बाकी 10 या 15 मार्क्स जो भी होगा वो आपको, 15 से 20 मार्क्स जो भी होगा वो आपका बाकी चैप्टर, मतलब ऊपर में दिए गए 7 चैप्टर को कवर करके दिया जाएगा। ब्लड रिलेशन में 2 मार्क्स, अल्फाबेटिकल सीरीज में 1 मार्क्स, कोडिंग डिकोडिंग में 5 मार्क्स, इस तरीके से सारे चैप्टर में ऐसे टॉपिक्स अवेलेबल हैं जहां से वो मैक्सिमम 3 से 4 मार्क्स का भी क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। तो बस यही माइंडसेट लेकर आगे बढ़िए कि हमें सारे चैप्टर को समझना है। क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर से आ सकता है, तो सारे चैप्टर को अच्छे से क्लियर करके रखेंगे। क्वेश्चंस कहीं से भी आए हम आग लगा देंगे, बस क्वेश्चंस कहीं से भी आए हम अटेम्प्ट कर देंगे। आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाना चाहिए, ये कैपेबिलिटीज आ जाना चाहिए और हो जाएगा। सब्जेक्ट थोड़ा नया है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हम लोग इससे पहले कभी पढ़ाई नहीं करते। जैसे कि मैथ्स क्या हो गया, 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स पूछते, 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स हम लोग जब मैथ्स पढ़ाई करते थे 10th स्टैंडर्ड में, तब ऑलरेडी ये सब चैप्टर जो है इस नोन चैप्टर है, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके होते हैं। बट ये जो सब्जेक्ट है एकदम नया सब्जेक्ट है, बट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में अभी कभी बोर नहीं होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ, बात यह है कि दिमाग को थोड़ा टेढ़ा बनाना होगा, दिल को नहीं, दिमाग को टेढ़ा बनाओ। दिल को टेढ़ा बनाओगे तो बहुत कुछ हो सकता है, बस दिमाग को टेढ़ा बनाओ। सीधे तरीके से सोचने से नहीं होगा, थोड़ा अलग तरीके से सोचना होगा। क्वेश्चंस में जो बोला गया है अगर हम लोग उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचना होगा। नए नए चैलेंजेस आएंगे, हर दिन नए नए चैलेंजेस। सेटिंग अरेंजमेंट आप पढ़ लिए, बट आज एक कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन बनाएंगे तो दूसरे दिन दूसरे कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन होगा, और ये होगा ही। इसलिए इस सब्जेक्ट में कभी आपको बोर फील नहीं होगा। और सब्जेक्ट की तरह मत सोचो, थोड़ा अलग तरीके से सोचिए। यहां पर जितने भी सारे चैप्टर है ना, अगर आप इसको रिलेट करने जाएंगे ना तो आप खुद के, मतलब जो नॉर्मल लाइफ में चीजें होती है ना, तो उसके साथ आप रिलेट कर पाएंगे। थोड़ा जितना इजी वे में आप रीजनिंग को सोच सकते हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप बैंकिंग की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट के। रीजनिंग के बिना आप बैंकिंग एग्जाम्स के प्री पास नहीं कर सकते। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एकदम नए सब्जेक्ट है, फिर भी लोग 35 भी अटेम्प्ट कर देते हैं प्री एग्जाम्स में, क्योंकि क्वेश्चंस लेवल प्री एग्जाम्स में इजी होता है। आप कोई भी एग्जाम देने के लिए चले जाओ, आप एसबीआई पीओ देने के लिए जाओ, एसबीआई क्लर्क देने के लिए जाओ, आईबीपीएस पीओ देने के, एक्चुअली क्या होता है ना कि पीओ और क्लर्क में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आरआरबी क्लर्क हो, लेवल क्लर्क का है ना, तो एग्जाम्स का जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है। और एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में क्या होता है कि मॉडरेट टू थोड़ा डिफिकल्ट लेवल। डिफिकल्ट लेवल पे जनरली प्री एग्जाम्स में नहीं जाते, बट हाँ मेंस एग्जाम्स में थोड़ा संभाल के,
मेंस एग्जाम्स में ये सब्जेक्ट ज़्यादा हेल्प नहीं करते, तब आपको दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा। बट प्री एग्जाम्स के लिए तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से करके रखना, ताकि 35 में 35 भी आप अटेम्प्ट कर सको। इनफैक्ट आपको 35 में 35 सही भी करना है, और हो जाता है, इजी क्वेश्चंस रहता है तभी जाकर हो जाता है। अब देखिए, ऐसा इसका मतलब नहीं कि गलती माफ नहीं है, गलती होता है, सबसे होती है। 1-2 35 करेंगे तो 30 सही होगा या 32 सही होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप करेंगे 35 और उसमें आपका 10-15 गलती नहीं, उतना गलती माफ नहीं होगी। 1-2 गलती हो सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी बहुत हड़बड़ी में एग्जाम देते हैं, क्योंकि टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं। तो सब्जेक्ट को अगर क्लियर करना है तो सारे टॉपिक को आपको पहले क्लियर करना होगा। बेस क्लियर कर लो, प्लेटफॉर्म बना लो, एक सारे चैप्टर का बेस क्लियर कर लो, ये आपका पहला काम है। अब आते हैं आपका सोर्स क्या होगा, क्योंकि इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन ये आता है कि सर पहला क्लास हो गया, पहला दिन ही ये क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से आता है कि सर क्या किताब खरीदे, क्या किताब खरीदे, कहां से रीजनिंग को पढ़े। तो पहले आपको बता दें कि यहां पर किताब के ऊपर भरोसा मत किया करो। आपको 2 चीजें करनी है, आपको सीखना है और प्रैक्टिस करना है। सीखना है, प्रैक्टिस करना है, बस ये दोनों का रिसोर्स क्या होना चाहिए। सीखना कहां से है और प्रैक्टिस कहां से करनी है। देखिए, सीखना है तो आपको क्लासरूम से ही सीखना है, चाहे आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हो कहीं पर, या आप ऑनलाइन या किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ाई कर रहे हो। आपका सोर्स जो होगा वो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, बट आपको कहीं से सीखना होगा। किताब पढ़ के आप चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, कहीं से आपको समझना होगा, तो वो चीज आप कर लीजिए। और रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए क्वेश्चंस। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपका सोर्स ऐसा होना चाहिए जो डायनेमिक सोर्स होना चाहिए। मतलब होता है ना कि चेंजेस को तुरंत आप तक पहुंचा सके। सपोज अगर आप बोलेंगे कि सर हम किताब खरीदना चाहते हैं, तो देखिए फैक्ट ये कि किताब अच्छी चीज है, ऐसा नहीं कि हम किताब पढ़ने के लिए मना करें, नहीं, किताब बहुत अच्छी चीज है। बट किताब में क्या होता है ना कि आज मान लीजिए किताब खरीदे तो वो किताब 3-4 महीने पहले प्रिंट हो चुका है। अगर आप लास्ट एडिशंस की भी बात करें तो वो 3-4 महीने पहले प्रिंट हो चुका है। अब आपको आपका एग्जाम है, मान लीजिए SBI PO का एग्जाम है, तो आपको वो क्वेश्चन चाहिए जो अभी के समय में मार्केट में चल रहा है, जो अभी के ट्रेंड में है। इस बार SBI PO में क्या क्वेश्चन है, इस बार SBI क्लर्क में क्या क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना, और वो क्वेश्चंस आपको किताब में 3-4 महीने के बाद मिलेगा। हो सकता है कि इस साल आपको ना मिले, अगले साल मिले जब वो नया एडिशन निकालेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको कहां से मिल सकता है, वो आपको समझना है। और ये सब क्वेश्चंस आपको डायनेमिक कंटेंट दे सकते हैं, डायनेमिक सोर्स। इसके लिए आपको फॉलो क्या क्या करना है, कहां से आपको मिल सकता है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है वो अभी के समय में बहुत अच्छे से अवेलेबल एक स्मार्टफोन सिर्फ रखो। और आई थिंक ऐसा कोई भी एस्पिरेंट्स नहीं होगा जिसके पास एक स्मार्टफोन नहीं होगी, सबके पास स्मार्टफोन है। तो एक काम करिए, उसमें कुछ अच्छा एप्स भी इंस्टॉल कर लो, लेकिन जो तुम्हारे काम का है। तो 4 ऐसे चार ऐप्स कर लो, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो 4 ऐप्स क्या क्या होगी उसके बारे में हम आप लोगों को बाद में इंफॉर्म कर देंगे, आपको सोर्स बता देंगे कि 4 ऐप्स, 4 अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस, 4 अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस की ऐप्स आप डाउनलोड करके, जिसका क्वेश्चन, जिसका यूजर इंटरफेस अच्छा होता है, ऐसे 4 ऐप्स आप डाउनलोड करके रखो। यहां से आपको जो अपडेटेड क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। और अभी के समय में आपको पता है कि कोई भी बस एक एग्जाम हो जाए, कोई भी एग्जाम हो जाए, अगर सुबह एग्जाम हो रहा है तो शाम तक आपको सारे स्लॉट का क्वेश्चंस, आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो वो ऐप से अवेलेबल हो सकता है। तो 4 ऐप्स आप डाउनलोड करके रखिए, और वो ऐप्स क्या क्या होगी वो हम आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे बता देंगे। ठीक, अब आपको क्या करना है,
मैगजीन खरीदने का हैबिट अच्छा होता है, मैगजीन आप खरीद सकते हो, कोई एक मैगजीन, फालतू में पैसा वेस्ट मत किया करो। हाँ, अगर आप एक मैगजीन बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो दूसरा मैगजीन आप खरीदो, हम मना नहीं करेंगे, बट एक मैगजीन कम से कम एक मंथ के लिए कोई एक मैगजीन को आप फॉलो करते रहिए कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं कि इस महीने एक मैगजीन फॉलो किए तो दूसरे महीने में दूसरा मैगजीन, ऐसा नहीं। एक ही मैगजीन को आप कंटिन्यूअसली फॉलो करें, क्योंकि वो भी उस चीज को मेंटेन करते हैं। इस महीने में जहां तक हुआ, दूसरे महीने में उसके बाद वो कंटिन्यू करेंगे, तो वो कंटिन्यूटी अगर आप रखेंगे तभी आपको उस मैगजीन से फायदा मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो कोई एक या तो दो मैगजीन मैक्स टू मैक्स आप एक मंथ में फॉलो करिए। मैगजीन अच्छा है जो आपको ठीक लगे, जो आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, जो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। और क्या, एसटी स्पीड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट। देखिए, उस टेस्ट के साथ आपको हैबिचुएट होना पड़ेगा जिस तरीके से अभी के समय में टेस्ट हो रहा है। और अभी के समय में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसका स्पीड टेस्ट एकदम एग्जाम्स के तरह अवेलेबल है। मतलब आप एग्जाम्स में जैसे जिस तरीके से आप टेस्ट दोगे उस तरीके का टेस्ट ये भी मतलब फॉर्म करके रखें। तो ऐसे स्पीड टेस्ट आपको देना है। और ये स्पीड टेस्ट का एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि स्पीड टेस्ट आप देंगे वो भी 4 से 5 चैप्टर खत्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे। 4 से 5 चैप्टर जब कंप्लीट होगी उसके बाद आप स्टार्ट करिए टेस्ट देना। अभी आपको देने की आवश्यकता नहीं, बट ये भी आपका रिसोर्स है। टेस्ट का जो क्वेश्चन होगा वो आपका सबसे अच्छा रिसोर्स है। मान लीजिए आप स्पीड टेस्ट दे रहे हो, अभी आपको देना होगा 4 से 5 चैप्टर खत्म होने के बाद 2 से 3 टेस्ट आप दीजिए एक वीक में। इसे आपको कवर करना होगा विद एनालिसिस। एनालिसिस भी करिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट दे दिए। 2 से 3 टेस्ट आपको देना भी है और आपको एनालिसिस भी करना है। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, स्पीड टेस्ट भी या भी कम से कम 2 स्पीड टेस्ट 2 ऑर्गेनाइजेशन से आपको करना है। 2 ऑर्गेनाइजेशन हम आपको बता देंगे, ठीक है, कि कहां कहां से आप स्पीड टेस्ट देंगे। और अभी क्या करेंगे, ये 4 ऐप्स जो आप फॉलो करेंगे, ये 4 ऐप्स में 2 चीजें होगी। एक, आपको डेली बेसिस पे क्विज मिलता है 10-10 करके क्वेश्चंस। डेली बेसिस पे मान लीजिए 10 क्वेश्चंस भी अगर आपको मिलता है तो कितना हो गया, 4 ऐप से तो 40 क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएगा डेली बेसिस पर। बट ये मिक्स फॉर्मेट पे होता है। अभी आपको मिक्स फॉर्मेट में नहीं करना है। मतलब मिक्स फॉर्मेट मीन्स अभी आपको जो 10 क्वेश्चंस वो देंगे वो सारे चैप्टर को मिलाकर देंगे, बट अभी हम सारे चैप्टर को मिलाकर नहीं कर सकते। अभी जिस चैप्टर को आप कवर किए उसी चैप्टर के ऊपर ही आप क्वेश्चंस बनाएं। बस कम से कम हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 150 से 200 क्वेश्चंस आप बना लीजिए उस चैप्टर से रिलेटेड, सिर्फ उसी चैप्टर से रिलेटेड। उस चैप्टर का बेस क्लियर हो जाएगा आपका और आपके पास सारे टाइप्स के क्वेश्चंस भी अवेलेबल हो जाएंगे जो मार्केट में अभी आ रहे हैं। और एक चीज होगी यहां पर, आपको यहां पर अभी जो करना है, तो ये हर एक चैप्टर के लिए करना है। चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होता है। चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होता है। हर एक चैप्टर में 30 से 40 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का 30 से 40 क्वेश्चन आपका अवेलेबल। अब आपके पास 4 ऐप्स हैं तो समझ लीजिए एक एक ऐप से अगर आपको 30 से 40 क्वेश्चन मिलता है एक चैप्टर से, तो 4 ऐप्स हैं। अगर 30 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मानते हैं तो 4 × 30 120, 120 क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा एक चैप्टर से रिलेटेड। समझ गए? अब और एक रिसोर्स की बात बताते हैं आपको। हम कुछ पीडीएफ शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। उस पीडीएफ में मान लीजिए अल्फाबेटिकल सीरीज हम पढ़ाएं तो अल्फाबेटिकल सीरीज का एक पीडीएफ हम आप लोगों को शेयर कर देंगे जिसमें हम 30 से 40 क्वेश्चंस या उससे भी ज्यादा हो सकता है, 30 से 40 क्वेश्चन हम यहां पे आपके साथ शेयर कर देंगे। तो पूरा कर दिया आपका 150। समझ गए? तो यहां पर अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए आप यहां से स्टार्ट करिए, चैप्टर को यहां से पढ़ाया करिए और चैप्टर वाइज टेस्ट आप 4 ऐप से फॉलो करिए और हम जो पीडीएफ देंगे उस पीडीएफ को बनाते जाइए। 150 करके क्वेश्चंस बनाते जाइए। ठीक,
4 से 5 चैप्टर खत्म होने तक यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट और आपका पीडीएफ ये और मैगजीन से सिर्फ उसी चैप्टर से क्वेश्चन बना जिस चैप्टर को ऑलरेडी आप पढ़ाई कर चुके हो। ठीक, अभी मिक्स में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और अभी भी स्पीड टेस्ट देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट होगी, उसके बाद आपके पास सोर्स और बढ़ जाएंगे। डेली क्विज भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक, और स्पीड टेस्ट भी देना स्टार्ट कर दीजिए, उसका एनालिसिस करना, तो क्वेश्चंस का सोर्स और बढ़ गया। और एप्स का जो चैप्टर वाइज टेस्ट और पीडीएफ ये तो कंटिन्यू आपको करना ही है, सारे चैप्टर के लिए करना है। इसे आप कंटिन्यू कर रहे हो, बात को समझ रहे हो, इसे आप कंटिन्यू कर रहे हो। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको हर चैप्टर के लिए देना है, बट 4 से 5 चैप्टर के बाद आपके पास सोर्स और बढ़ जाएंगे। तब आपके पास डेली क्विज आ जाएगा, डेली क्विज आप अटेम्प्ट करिए, आप स्पीड टेस्ट दीजिए, वहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। 3 से 4 टेस्ट आप प्री का दीजिए, प्री टेस्ट, ठीक है। और अगर अभी तो देने की आवश्यकता नहीं है, वो खत्म होने के बाद ही आप लोग स्टार्ट करेंगे। एक मेंस का टेस्ट होगा 1 वीक में। देखिए कब आपको क्या करना है, कौन से रिसोर्स को कब फॉलो करना है, वो हम अभी जो प्रिलिमिनरी बता दी इसको आप फॉलो करके आगे बढ़िए। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कम्युनिकेट करिए, ठीक। अदरवाइज इसके बाद जब पढ़ाते पढ़ाते हम इंडिविजुअली जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब उसके बारे में तो हम इंडिविजुअली बताते ही जाएंगे कि इस चैप्टर के लिए आपको पर्टिकुलरली क्या करना है। समय समय पर जो भी चीज़ें बताते जाएंगे वो आप करते जाइए। इस सब्जेक्ट के ऊपर टेंशन आपको नहीं लेना है, बस जिस तरीके से जैसे हम आपको बता रहे उस तरीके से आप पढ़ते जाइए। आपका काम है पढ़ना, बस आप पढ़ाई करिए, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी। मेरा मानना है कि कोई भी एग्जाम्स अगर आपको क्रैक करनी है तो वो बिना स्ट्रैटेजी का नहीं होगी। एक स्ट्रैटेजी आपको बना लेना होगा, ऐसे नहीं कि जब मन किए पढ़ लिए, जिस सब्जेक्ट को मन किए पढ़ लिए, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना, एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन करो। सबसे इंपॉर्टेंट है रूटीन, एक रूटीन मेंटेन करो। समय को सही तरीके से बांधो। सुबह कब उठना है, उठने के बाद कब क्या करना। अब देखो ये जो रूटीन होता है ना, ये रूटीन आपका खुद का होगा। यहाँ पे हम आपको नहीं बता सकते कि आप कब आपको क्या करना है। आपको रात में पढ़ना पसंद है तो आप रात में पढ़िए, आपको पूरे दिन भर में पढ़ना है, रात को आप सोते हैं, सुबह आप जल्दी उठ जाते हैं, तो आपका क्या रूटीन होगा, आप कौन से टाइमिंग पे आप पढ़ना चाहते हो वो आपके ऊपर है। बट एक प्रॉपर रूटीन बना के पढ़ाई करो और उस रूटीन के अंदर सारा चीज रहेगा, बट लिमिटेड करिए, सब कुछ करिए। आप जब पढ़ाई करने के लिए आते हो तो आपको एक रूटीन मेंटेन करके पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। अपना एक रूटीन बना लो, उसमें सारा चीज रखो, पढ़ाई का टाइमिंग रखो, दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए शाम का टाइम रखो, जाओ फिल्म भी देख के आओ। अब ऐसा नहीं कि जितने भी फिल्म रिलीज हो रहे सब देख रहे हो, देखना चाहते हो वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं। जिसके साथ जाना है जाओ, जहां पे जाना है जाओ, जिसके साथ जाना है जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। बस पढ़ाई को निगलेक्ट करके नहीं, अपना पढ़ाई का जो रूटीन है उस रूटीन को मेंटेन करके आगे बढ़ना है, उसमें पढ़ाई को रखो, सब कुछ करो, एंटरटेनमेंट करो, बट हाँ कोशिश यही करो कि उसे थोड़ा कम करो। 1 से 2 साल बोलते हैं सब बैंकिंग सर 6 महीने में हो जाते हैं। देखो ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है, बट कम से कम आपको 1 से 2 साल का टाइमिंग, हम बोलेंगे कि 1 से 2 साल का टाइमिंग आप अपने हाथ में रखिए। 1 से 2 साल सारा चीज़ थोड़ा छोड़ दीजिए, कुछ चीज़ आपको छोड़ना होगा। आपके रिलेटिव्स का शादी वादी चल रहा है, कुछ भी हो, ये सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड करो, अवॉइड करके चलो, नहीं तो आप उसके शादी को अटेंड करने चाहेंगे और आपका शादी नहीं होगी, है कि नहीं? बात सही बोले ना। आप उसके शादी को अटेंड करने जाएंगे तो आपसे कौन शादी करेगा? तो इसलिए उसके शादी के चक्कर में अपना शादी बर्बाद मत किया करो। तो पढ़ाई करो ढंग से, 1 से 2 साल तक बढ़िया से एकदम रूटीन मेंटेन करके पढ़ाई करो।
और हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कोशिश यही करना है कि 4 सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाई करना होता है, 4 सब्जेक्ट, और उसके साथ साथ सीए मतलब करंट अफेयर्स का सेक्शंस, वोकेब का सेक्शंस, ये पूरा 4 सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स और वोकेब का सेक्शंस, ये सारा सेक्शंस को कवर करना है आपको। अगर एक दिन के पढ़ाई में नहीं हो रहा है, एक दिन के रूटीन में नहीं आ रहा है, तो आप 2 दिन का करिए रूटीन। 2 दिन में नहीं आ रहा है तो 3 दिन का करिए रूटीन, उसे कंटिन्यू करिए कि इस 3 दिन में हम जो करें अगले 3 दिन में वही करेंगे, या ये 2 दिन में जो करें अगले 2 दिन में वही करेंगे, इस तरीके से। बट आपको सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के चलो और रूटीन को एक मेंटेन करके चलो, और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। बाकी जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से बस पढ़ाई करते जाओ। चैप्टर को पहले धीरे धीरे क्लियर करो, और जब जहाँ पर जो भी चीज़ें हम बताएंगे उस चीज़ को क्लियर करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पूरे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है आप। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, ये समझ लो कि जो आपका प्रॉब्लम है वो किसी और का प्रॉब्लम नहीं है। वो तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हें सॉल्व करना होगा। जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हम तुम्हें असिस्ट कर सकते हैं, तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं, तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तुम्हारे प्रॉब्लम को तुम खुद ही सॉल्व कर सकते हो। और ये पूरे सिचुएशन में तुम्हें समझना है, तुम्हें सोचना है कि तुम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करोगे। प्रॉब्लम हर एक के लाइफ में होता है, और उसके लिए जब प्रॉब्लम जैसा होगा हम लोग को स्टेप्स वैसा लेना होता है। प्रॉब्लम छोटा है तो स्टेप्स भी छोटा होगा, प्रॉब्लम बड़ा है तो बड़ा स्टेप्स लेंगे। अब अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो है, ये तो छोटा प्रॉब्लम तो है नहीं, बट हाँ कुछ माइंडसेट लेके चलो। देखो बस हम इतना कहेंगे कि अपने आप को मोटिवेट करते रहो। अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पाओगे तो कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। कोई आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा जब आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पाओगे। सो हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहो। हम लोग हर एक चीज कर सकते हैं, हम लोग अगर ठान लिए तो। मेरा मानना यह है कि हम लोग अपने कैपेबिलिटी से 1.5 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं, बस मन के ऊपर होना चाहिए। कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप मूव कर रहे हो तो वो हो सकता है कि वो समय ले सकते हैं, समय आपको देना होगा, बट ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अब देखो, हमें ही देखो कि ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी 5 साल से हम पढ़ा रहे थे, अभी अचानक एक नए प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा, नए प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, बट उसे फेस करना होगा ना, भागने से थोड़ी ना होगा। फेस करो। एक दिन वीडियो खराब होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, पर 4 दिन के दिन ठीक होगा ही ना। तो करो ना, कोशिश करो ना, वही तो कर सकते हैं। बस कोशिश इतना करो ताकि आज से 5 साल के बाद आप जैसे भी हो, जिस सिचुएशन पर भी हो, किसी के ऊपर उंगली ना उठाना पड़े कि नहीं हम 5 साल के बाद अगर कुछ अच्छे पोजीशंस पर भी है तो वह हम अपने वजह से हैं, और अगर मेरे साथ कुछ गलत भी होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं, कोई और नहीं है। सेल्फ के ऊपर रखो सारा चीज। अब ये माइंडसेट मत रखो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है, गवर्नमेंट जॉब नहीं करेंगे तो क्या हो गया, कुछ नहीं होगा हमसे। ऐसा थोड़ी ना है, दुनिया में रास्ता की कमी थोड़ी ना है। बस हाँ इतना जरूर कहेंगे कि अगर आप माइंडसेट किए हो कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है, तो प्लीज बहुत कोशिश करो, जितना आप कर सकते उससे कहीं ज्यादा करो। अगर नहीं होता है तो कुछ और कर लेंगे, करना तो पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग घर में चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करना होगा। बट कम से कम
1 साल 2 साल जितने भी समय मेरे पास है उतना समय हम पूरे ऑनेस्टी के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ करेंगे। उसके बाद होगा तो वही जो मंजूर खुदा होगी, ऊपर वाला जो चाहेंगे वही होगा। बट इसका मतलब यही नहीं कि हम लोग सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दें। मेहनत जितना कर सकते हो करो, ताकि आगे जाकर अगर कुछ गलत भी होता है तो ये अफसोस नहीं रहेगा कि अरे कुछ नहीं हो रहा है हमसे। देखिए, एक सीधा बात समझ लीजिए, रिजल्ट का एक्सपेक्टेशंस आप तभी रखो जब आप उसके ऊपर मेहनत कर रहे हो। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशंस रखो, बट एक्सपेक्टेशन जितना कम रखोगे उतना ही कम दुख आपको पहुंचेगा। करो, जो करना है वो करते जाओ, काम करना काम करते जाओ, रिजल्ट अपने आप आने लगेगा। नॉलेज एक ऐसा चीज है, वो कभी आपको धोखा नहीं देंगे। एकदम सीधा बात समझ लो, अगर आज आप कुछ कर रहे हो तो वो आने वाले समय में वो हेल्प करेगा ही करेगा। नॉलेज कभी आपको धोखा नहीं देगा। तो जो कर रहे हो वो बड़े शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ करो। अगर आप ये माइंडसेट करके रखो कि 1 से 2 साल में हमको जो गवर्नमेंट जॉब निकालना है, तो 1 से 2 साल तक पूरी ईमानदारी के साथ एफर्ट दो, और उसके बाद जो भी होगा उसे हम एक्सेप्ट कर सकते, इतना हिम्मत रखो बस। बाकी और कुछ नहीं बोलना है। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट निकल के आता है कि हमेशा सेल्फ के ऊपर भरोसा रखो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि यहां पर जो कर सकते हो वो तुम खुद ही कर सकते हो, और तुम्हें ही करना है। तुम्हारे एग्जाम हम देने नहीं जाएंगे, हम तुम्हें अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तुम्हें गाइड कर सकते हैं, तुम्हें असिस्ट कर सकते हैं, तुम्हें नॉलेज दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली करना तो तुम्हें ही है। तो बस इतना भरोसा रखो अपने आप के ऊपर कि जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप होंगे, जिस सिचुएशन पर भी आप होंगे, उसे आप ओवरकम कर सकते हो। इसी मोटिवेशंस के साथ आगे बढ़ो, हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहो, हर दिन नया होता है। जब हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में सोचें कि इस प्लेटफॉर्म पे आकर मुझे पढ़ाना है, तो ऐसा नहीं कि हम सोच लिए और बस इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, ऐसा नहीं होता है। मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बहुत कुछ चीज़ें सीखना पड़ा, बहुत वक्त लगा, और जब सीखने के बाद जब हम एक वीडियो बनाने के बारे में सोचे, तब भी वही हो रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है। आज वीडियो नहीं बना पा रहे, कल वीडियो नहीं बना पा रहे, परसों वीडियो नहीं बना पा रहे। जब भी वीडियो नहीं बन रहा है तब भी मन में बहुत सारे अलग अलग टेंशन्स आ रहे कि अरे कब डालेंगे वीडियो, क्यों नहीं हो रहा है, चल आज तो कम से कम बना ही लेते हैं। मन में और भी बहुत सारी चीज़ें होता है ना कि नेगेटिव चीज़ें आने लगते हैं, बट नहीं, बस मन में उसके साथ साथ ये बात भी हम लाते कि नहीं, जब ये सोचे हैं कि हम करेंगे तो करना तो हमें है ही। आज नहीं हो रहा है तो कल करेंगे, कल नहीं हो रहा है तो चलिए नेक्स्ट डे तो करेंगे ही करेंगे। और कोशिश उतना ही रहता है, जितना आज रहेगा उतना कल भी रहेगा। कि वीडियो आज हमें निकालना ही है, तो आज जितना हम मेहनत कर रहे हैं, जितना एफर्ट हम आज दे रहे हैं, कल भी उतना एफर्ट देंगे। सीखने का और सिखाने वाले का कोई उम्र नहीं होता है। आपको एक बच्चा भी सिखा के जा सकता है, बट सीखने का हिम्मत होना चाहिए। ऐसे नहीं सोचने कि अरे वो तो बच्चा है, उससे क्या सीखेंगे हम, ऐसा नहीं है। आपको कोई भी सिखा सकते हैं। सामने वाले को रिस्पेक्ट करिए। एक स्टूडेंट बिहेवियर जो होता है वो अपने अंदर हमेशा बचा के रखिए। झुकेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो बस इतना ही कहेंगे कि अपने ऊपर भरोसा रखो और जो करना है करते जाओ। सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को ख़त्म करते हैं और एक अनाउंसमेंट के साथ ख़त्म करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम गूगल फॉर्म में एक लिंक शेयर कर देंगे आप लोगों को सजेशंस और फीडबैक के लिए। हम चाहते हैं कि हम वही चीज़ आप लोगों को डिलीवर करें जो आप लोगों के नीड है। इसलिए आप लोग प्लीज़ उस गूगल फॉर्म को ओपन करिए और आपके तरफ से क्या सजेशंस कि सर देखिए बेसिक बैंकिंग और बेसिक एसएससी के चैप्टर वाइज वीडियो तो हम ला रहे हैं, ये तो पहले से ही मेरे पास सजेशन आया था, इसके लिए हम
ये चीज़ें कंटिन्यू करें। बट हम चाहते हैं कि अगर और भी अलग टाइप के कंटेंट आप लोगों को नीड है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हो, और अगर कोई भी सजेशंस और फीडबैक हो तो गूगल फॉर्म पे भी लिख सकते हो, तो उसे आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा। ठीक, तो चलिए सेशन को ख़त्म करते हैं। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।